नमस्कार। अनलीज योर इम्यूनिटी के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस सेशन में मैं आपको कुछ बचे हुए जो हमारे सिस्टम्स हैं इसके बारे में बताऊंगा। उसके पहले क्विक रिकैप कर लें जो हमने पहले डिस्कस किया था। पहले हमने डिस्कस किया था मस्कुलर सिस्टम के बारे में, मांसपेशियों के बारे में। ये एक्चुअली बोन का कवर होती हैं, बोन को स्ट्रांग करती हैं। ये मांसपेशियां, मसल्स जो इतनी होती हैं, हमारी बॉडी में करीब 555 मसल्स होती हैं जो पूरी बॉडी को कवर करती हैं। इसमें दो तरह की होती हैं, एक तो वॉलंटरी होती हैं जो हमारी बात मानती हैं, यानी हमारी इच्छा अनुसार जो काम करती हैं वो होती हैं। उसमें लेग्स में होती हैं मसल्स, हमारे हाथों में होती हैं, शोल्डर में होती हैं, फेस में होती हैं और टंग में होती हैं। ये मसल हमारी वॉलंटरी मसल कहलाती हैं। दूसरी मसल इनवॉल्मेंट्री होती हैं जो स्वतः काम करती हैं, यानी उन्हें हमारी आज्ञा की जरूरत नहीं पड़ती है। इसे हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। ये इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं और ये 24 घंटे काम करती हैं, 24/7 काम करती हैं ये। और ये इसमें मसल्स में जो आता है, ये हार्ट बीट हो गया, ब्लड सर्कुलेशन है, रेस्पिरेशन है, ये आता है। और इवन ड्यूरिंग जो कोमा में भी कोई रहता है उस दौरान भी ये मसल्स काम करती हैं, जैसे आई मूवमेंट भी है। यानी ये सारी मसल्स है, इन्हें हम इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। इसके बाद आता है दूसरा, मैंने बताया था आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया था। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी पाचन तंत्र के बारे में, इसमें हमारा फूड कैसे डाइजेस्ट होता है इसके बारे में बताया था। हमारी ये जो पाचन तंत्र हमारा मुंह से शुरू होता है, मुंह से, और वहां लार मिलती है, वहां से होते हुए गले से होते हुए आइसोफेगस से, यानी अन्न नली के वहां से होते हुए ये स्टमक में जाता है। और स्टमक में जाता है। उसके बाद वहां से डियोडिनम की सहायता से ये पहुंचता है छोटी आंत में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर वहां से इसके जूसेस निकलते हैं और ये स्टमक में भी कुछ हमें जूसेस मिलते हैं, इसमें एसिड भी होता है, फिर वो लुब्धी बन जाती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आके उसके सारे जो जूसेस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो ब्लड में मिलते हैं। और उसके बाद जितना बचा कुचा है वो लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में जाता है। और यहाँ भी कुछ जो है उसके जो बचे हुए जूसेस हैं या बचे हुए विटामिन हैं वो सारे ब्लड में मिलते हैं। उसके बाद बाहर रेक्टम से होते हुए बाहर जाता है। हर फंक्शन का, हर एक ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन है, सब अपनी अपनी फंक्शन निभाते हैं। जैसे लिवर और गॉल ब्लैडर जो है, ये आमतौर पे इसमें बाइल जूसेस बनते हैं लिवर में, वो गॉल ब्लैडर में आते हैं, वो फिर हम आके हमारे उसमें भोजन में मिलते हैं बाइल जूसेस, वो पाचन का काम करते हैं। उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट आउट हो जाता है। तो ये जो पाचन वाले जूसेस होते हैं जो बनते, जो बाद में हमारे जो बॉडी से बनते हैं, न्यूट्रिशन जो बच जाते हैं, या मिनरल्स होते हैं, या विटामिन बी के है, ये सारे के सारे हमारे ब्लड में आ जाता है। इसके बाद हमने एक और सिस्टम बताया था आपको जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसमें संचार सिस्टम है। इसमें हमारे हार्ट काम करता है जो भी 24 घंटे काम करता है। उसके बाद ब्लड वेसल्स हैं, वो सारी काम करती हैं उसमें। तो हमारा हार्ट, जो मेल का हार्ट होता है, ये करीब 300 ग्राम का होता है और फीमेल हार्ट करीब ये 250 ग्राम का करीब होता है। इसमें मेन काम जो हार्ट का ये है कि जो इम्प्योर ब्लड आ रहा है बॉडी से इकट्ठा होके वो आएगा और वो लंग्स में भेजेंगे, और प्योर ब्लड बॉडी से, क्या हार्ट एक पंपिंग स्टेशन है, तो वो प्योर ब्लड को आगे भेजता है, आगे भेजेगा को पार्ट्स को, इसमें ब्लड मिलता है। इम्प्योर ब्लड को लाना जिसका कलर ब्लू है, और वो सारा बॉडी में इकट्ठा होके वापस आता है, हार्ट में आता है, हार्ट लंग्स में भेजता है, लंग्स से प्योर होके फिर हार्ट में आता है, और हार्ट से एक पंपिंग स्टेशन है, वो पूरी बॉडी में जाता है। ये प्रोसेस है। यानी एक तो गुड ब्लड हो गया जो सब जगह जा रहा है बॉडी में, एक बैड ब्लड है वो सारी बॉडी में इकट्ठा होके आपके सिस्टम। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें ब्लड का रोटेशन करना, पूरी बॉडी में जाना, आर्टरीज के थ्रू अच्छा ब्लड जाता है, और जो बाद में वेन्स के थ्रू जो खराब वाला ब्लड है, यानी ये देख लो, अच्छा ब्लड का मतलब ये होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन है वो अच्छा ब्लड है। खराब ब्लड वो है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है, कार्बोनेटेड ब्लड है, वो हमारा घूम के वापस आएगा, यानी वेन की सहायता से वो ब्लड वापस आता है। और जो है हार्ट का काम, मेन काम है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जिसको हम
डायस्टॉल और सिस्टॉल, डायस्टॉल सिस्टॉल डायस्टॉल कहते हैं, ये मेन काम है। ये हमारी बॉडी को एक तरह से न्यूट्रिशन बना के रखता है ये ब्लड। अब हम आए आज के टॉपिक में। आज के टॉपिक में सबसे पहला हमारा टॉपिक है ये नर्वस सिस्टम के बारे में है। नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल जितने नर्व्स होती हैं वो सारी आती हैं, यानी नर्व्स में साइटिका नर्व भी आती है। ये हमारी पूरी बॉडी में जितनी नर्व्स हैं वो आती हैं। तो ब्रेन जो है सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस है, यानी सारी ब्रेन्स में जितने भी थॉट्स होंगे, फीलिंग्स होंगे, कॉन्शियसनेस होगी, जितने मेमोरी पावर है और जितनी क्रिएटिविटी होती है, सारी ब्रेन के थ्रू ही होती है। ब्रेन एक्चुअली हमारे शरीर का एक कंट्रोल रूम है जहां पर कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड ये दोनों के दोनों रहते हैं, ये पूरे रहते हैं। और ये सारे सेंसरी ऑर्गन जितने होते हैं इनको भी कंट्रोल करने का काम ब्रेन का होता है। ब्रेन एक तरह से हेड है, बॉस है पूरी बॉडी का, जो बॉडी को चलाता है पूरा। इसमें ब्रेन के अपर पोर्शन में या ब्रेन में ये जो तीन चीजें होती हैं, खासकर एक व्हाइट मैटर होता है, एक ग्रे मैटर बोलते हैं, एक कार्पस कैल्शियम बोलते हैं, ये होता है। आमतौर पे जो अंदर है, ब्रेन के अंदर है, उसे व्हाइट मैटर कहते हैं। जिसे ब्रेन के बाहर है उसे हम ग्रे मैटर कहते हैं। और इसमें ब्रेन में जो नॉर्मली आप जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में हम देखेंगे कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स होती हैं। तो नर्व्स होती हैं, वो नर्व जो है क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, जो ब्रेन के साथ अटैच रहता है, वो सारी क्रेनियल नर्व्स होती हैं। और जो 12 के पेयर 12 होती हैं, और ये सारे ऑर्गन्स को, जितने भी हमारे जो हेड के मेन इंपॉर्टेंट हैं, उनमें सब में कनेक्ट करती है। ये होती है हमारे क्रेनियल नर्व्स। पर हमारे स्पाइन में जो नर्व होती है उसमें 31 नर्व्स होती हैं। इसे हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, ये पेयर में होती हैं और ये पूरे हमारी बॉडी के मूवमेंट को मोटर कंट्रोल कहते हैं, इनको करती हैं, सारी कंट्रोल करती हैं। जबकि हमारी क्रेनियल नर्व्स हमारे आईज को, नोज को, ये पोर्शन में जितने भी हैं, आईज, नोज, माउथ, ईयर, सबको कॉन्टेक्ट करके रखती है, सबको कनेक्ट करके रखती है। उसके बाद जो स्पाइनल नर्व्स हैं, ये सारे के सारे एक तरह से बंडल ऑफ नर्व हैं, पूरी रस्सी के जैसे बने हुए स्पाइनल कॉर्ड में साथ में आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में जाती है। और ये ब्रेन स्टेम से लेके और नीचे लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइन उसमें कलेक्ट रहता है। और प्लस पेरिफेरल नर्व्स जो होती हैं, सारी नर्व जो बॉडी को, अपर लिम्स को, लोअर लिम्स को या और ऑर्गन्स को कलेक्ट करती हैं, ये सारी स्पाइनल कॉर्ड करते हैं। ये सारी स्पाइनल नर्व्स हैं। इसमें हमारे ब्रेन में दो पार्ट होते हैं, एक बोलते हैं बिग ब्रेन माने सेरेब्रम जो होता है, ऊपर बिग ब्रेन होता है। ये नॉर्मली शरीर में कोई भी पीड़ा हो रही है, स्पर्श है, चिंतन है, मनन है, ये सारा काम करता है, ये बिग ब्रेन करता है। और छोटा ब्रेन, स्मॉल ब्रेन, सेरेब्रम बोलते हैं इसको, ये हमारा चलना फिरना, जितना भी मूवमेंट है, ये सारे मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं हमारा छोटा वाला ब्रेन। यानी छोटा ब्रेन हमारा पीछे की तरफ है और बड़ी ब्रेन हमारा ऊपर की तरफ है, ये करने को वो है। इसके अलावा अब हम जाते हैं दूसरे में, एंडोक्राइन सिस्टम में। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, ये एंडोक्राइन सिस्टम में बॉडी के अलग अलग भाग में स्थापित है, अलग अलग हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स स्थापित हैं। और ये जो ग्लैंड्स हैं, ये अलग हमारे ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये हमारे ये हार्मोन्स डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाते हैं। तो सबसे पहले ये है, तो इनका काम सीक्रेशन है, अलग अलग एंडोक्राइन सिस्टम अलग अलग हार्मोन बनाते हैं और ये सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाके मिल जाते हैं। पहले सबसे बड़े और सबसे मास्टर ग्लैंड जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में ये आज्ञा चक्र के पीछे की ओर है, इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये सारे ग्लैंड्स में आमतौर पे सामंजस्य रखता है, ये हार्मोन्स बनाता है और दूसरे ग्लैंड के साथ हार्मनी से काम करता है। ये बोन्स को और मसल्स की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। ये खासकर जब बचपन में प्यूबर्टी हो या मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम हो या लैक्टेशन यानी दूध नहीं आ रहा हो, छाती में दूध नहीं आ रहा, या चाइल्ड बर्थ में कुछ प्रॉब्लम है, या अगर किडनी में वाटर डिफिशिएंसी की प्रॉब्लम है, या मेन सेक्स हार्मोन्स की कोई प्रॉब्लम है, तो ये सारी ग्रोथ करना या प्रोड्यूस करना हार्मोन्स को इसका काम है।
ये जो हार्मोन बनाता है इसे प्रोलैक्टिन कहते हैं, प्रोलैक्टिन, ACTS कहते हैं, TSH है, FSH, MSH, LH ये करते हैं। नॉर्मली इन हार्मोन्स का काम होता है लंबाई बढ़ाना, शरीर की लंबाई बढ़ाना, और इसके डायबिटीज वगैरह में ये काम करते हैं तो इसे ट्रीटमेंट करना पड़ता है। यानी ग्रोथ अगर प्रॉपरली नहीं हो रही है, मेंटली ग्रोथ या फिजिकल ग्रोथ, ऐसे केस में इन हार्मोन्स को ट्रीटमेंट करना पड़ता है, मतलब कुछ ना कुछ इन हार्मोन्स में प्रॉब्लम है। दूसरा आता है इसमें, एक होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आमतौर पे थायोक्सिन नाम का पदार्थ बनाता है, और ये नेक के उसमें पोर्शन में रहता है, यहाँ पर गर्दन के लोअर पोर्शन में रहता है ये थायराइड। ये भी ग्रोथ का हार्मोन है, ग्रोथ का हार्मोन है। और ये ग्लैंड जो है काफी बड़ा ग्लैंड है, और ये नेक्स में जो लार्नेक्स और ये जो ट्रैकिया है इसके साथ में स्थित है। जब बच्चे कमजोर होते हैं, ये बौने हो गए या मंदबुद्धि हो गए या ज्यादा मोटे हो गए, तो इसका मतलब ये है कि थायराइड ग्लैंड में कोई ना कहीं प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक दूसरा आता है पैराथायराइड, वो भी साथ साथ ही होता है, थायराइड के साथ साथ होता है, T4 में आता है। ये थायराइड के पीछे की ओर होता है। इसमें बच्चा जो है सांसें, छोटी छोटी सांसें लेता है। इससे क्या होता है, ब्लड में कैल्शियम जो है बढ़ जाता है। उसके अलावा कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। ये नेक रीजन है। कई बार हमने देखा है शरीर में ऐंठन होती है, ऐंठन क्रैम्प्स वगैरह होती है, या कई बार किडनी में कुछ अफेक्शन हो रहा है। ऐसे केस में ये पैराथायराइड का ही काम है। कई बार हम देखते हैं, हम हड्डियां, जो शरीर की हड्डियां वो टेढ़ी मेढ़ी सी हो रही हैं, यानी किडनी भी काम कर रही है, कई बार पथरी किडनी में हो रही है, या मांसपेशियां बहुत शिथिल हो गई हैं। ऐसे केस में हमें ट्रीटमेंट जो है पैराथायराइड का ही ट्रीटमेंट देना होगा। उसके बाद एक आता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है आमतौर पे सारे ग्लैंड्स को जो कवर करके रखता है या मास्टर करता है या सामंजस्य करके रखता है, वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड का सहायक जो है ये पीनियल ग्लैंड है। ये आमतौर पे ब्रेन के पास रहता है, यानी हेड रीजन में है, ब्रेन में रहता है। ये सबसे छोटा ग्लैंड है ये, और बचपन से ये आमतौर पे काबुली चने के साइज का होता है, और ये धीरे धीरे एक्टिवेट होता है जब बड़ा होने लगता है, यूथ में, जवानी में आता है, तब ये एक्टिवेट ज्यादा होता है। जैसे कई बार कहते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ो या पढ़ाओ तो आपको अधिक याद रहेगा, वो पीनियल ग्लैंड की वजह से ही होता है। तो हमें कभी अगर पीनियल ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हमें ट्रीटमेंट करना है। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, मेंटल या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या कई बार आदमी आध्यात्मिक कार्यों की तरफ प्रेरित हो रहा है, इसके लिए पीनियल ग्लैंड ही जिम्मेदार है। इसके बाद आता है एक बार थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड आमतौर पे चेस्ट में होती है, चेस्ट रीजन में होती है। ये 12-13 साल तक एक्टिवेट रहती है। उसके बाद ये है, ये भी बच्चों में डेवलपमेंट, इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग करने में इसका काम है, और ये बच्चों में हाइट भी बढ़ाती है और जवानी में हाइट बढ़ाती है। यानी जब अगर बचपन के या बर्थ के टाइम पे देखें तो इसका जो है 10 से लेके 15 ग्राम इसका वेट होता है, और यंग होने पर ये 30 से 40 ग्राम वेट हो जाता है। उसके बाद ये बढ़ना बंद कर देती है और कम हो जाता है इसका वेट, फिर 8 से 10 ग्राम रह जाता है। यानी पाचन क्रिया का विकास जो है यही करता है, और सामने ऑक्सीजन को इनहेल करना, एक्सहेल करना, यानी लेना या छोड़ना, या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये सारे काम इसी से होते हैं। यानी इन ग्लैंड का डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट से कई बार जो बच्चों में जो ब्रेस्ट आ रहे हैं या जो भी चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, ये थाइमस ग्लैंड से होता है। ये आमतौर पे 12-13 साल तक के चेंजेस आते हैं। एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो है वो है हमारा थैलेमस। थैलेमस ग्लैंड है। थैलेमस ग्लैंड एक तरह से रिले सेंटर है, पुनर्प्रसारण केंद्र है। जो हमारे शरीर में कहीं दर्द वगैरह होता है तो उसको पुनर्प्रसारण करने का काम इसी का है। ये एक तरह से कम्युनिकेट करता है, ये संचार करता है। ये कोर ऑफ द ब्रेन में है, कोर ऑफ द ब्रेन में हाजिर है। यानी दर्द अगर कहीं पर हो रहा है तो इससे ब्रेन में पहुंचाना, उसके बाद वहां से फीडबैक लेना। यानी कोई भी संवेदना हो तो ये थैलेमस ग्लैंड ही करता है। उसके बाद एक और ग्लैंड आता है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस भी 24 घंटे काम करता है। ये एक तरह से सारे ग्लैंड्स को जो कंट्रोल करता है वो करता है, ये सारे कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को जो कंट्रोल करता है वो है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस भी कम्युनिकेशन का ही काम करता है।
यानी कभी अगर शरीर में, पेट में भूख लगी है या प्यास लगी है या गर्मी अधिक लग रही है या कोल्ड अगर लग रहा है या क्रोध आ रहा है या सेक्सुअल डिजायर कभी हो रही है, ये सारा काम हाइपोथैलेमस की वजह से ही होता है। इसी को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बाद में एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो हमारे शरीर में है, जो किडनी के साथ साथ रहता है, इसे हम एडिनल ग्लैंड कहते हैं। ये एडिनल ग्लैंड है, ये दोनों तरफ, किडनी के दोनों तरफ होता है, यानी किडनी में, दोनों किडनियों में होता है, के ऊपर, जस्ट ऊपर होता है, और ये एक्टिव होता है। यानी कभी भी कोई सडनली कोई काम हो जाए तब ये बहुत एक्टिव हो जाता है। यानी सडनली कोई चोट लग जाए, कहीं गिर जाओ, कोई एक्सीडेंट हो जाए या अचानक कुछ हो जाए आपके, तब ये एकदम एक्टिवेट होता है और ये बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यानी इस तरह के हार्मोन बनाता है जिससे हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। और कई बार किडनी में ये सोडियम को रिटेन करने का काम ये करता है। कई बार अगर हमें छोड़ना है, कैल्शियम बाहर निकालना है, तो भी यही काम करेगा। यानी ये सडन डिसीजन लेने में कई बार कंट्रोल करता है बीपी को, कई बार बीपी बढ़ा देता है, कई बार ये हमारी एक तरह से रक्षा करता है बॉडी को नॉर्मल लाने में। ये स्किन अगर अभी गुस्से में होते हैं तो हम, स्किन हमारा लाल हो जाता है, वो सारा इसी की वजह से होता है। कभी डर होने पर हमारे जो होता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये काम एडिनल ग्लैंड का ही है। और उसके बाद अगर बॉडी से सोडियम निकल रहा है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई अगर समस्या आ रही है, असर हो रहा है, तो इसका कारण भी एडिनल ग्लैंड ही होते हैं। एडिनल ग्लैंड की गड़बड़ी से अक्सर बच्चों में दाढ़ी मूंछ आ जाता है, गोल फेस गोल जैसा होगा, तो कई बार टेस्टिस में और फेलोपियन ट्यूब्स में भी इसका असर पड़ता है। तो ये इसकी जो लोकेशन है जस्ट किडनी के ऊपर, अगर हम किडनी के ऊपर है इसकी लोकेशन, ये कई बार मतलब भय में, क्रोध में अचानक बीपी बढ़ा देता है। कभी आंख की पुतली बड़ी हो जाती है, एनस कई बार सिकुड़ने लगता है, या हार्ट बीट कभी तेज हो जाती है, तेज सांस लगने लगती है, और ये सारा काम इसी के वजह से होता है। यानी कई बार इसको ट्रीटमेंट देने के लिए हमें पल्स रेट भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पल्स रेट भी अचानक बढ़ जाता है, कई बार कमजोरी अचानक आ जाती है, कई बार ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, कंट्रोल होता है। ये सारी समस्या केवल इसकी वजह से होती है कि ये जो है एड्रिनल ग्लैंड की प्रॉब्लम होने पर ये समस्या होती है। अब हमने पहले वैसे हालांकि बता दिया आपको, पेनक्रियाज के बारे में बता दिया, थोड़ा सा रिपीट करना चाहेंगे। पेनक्रियाज है एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये हमारे नाभि के जस्ट ऊपर है, नपर है। ये मोटा होता है, एक तरह से मोटा होता है, और स्वीट रूट के हिसाब से होता है, शकरकंदी के हिसाब से जैसा होता है, जिसमें जो ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है और पेनक्रियाटिक जूस जो है हमारी बॉडी में ज्यादा लाता है। इससे शरीर का विकास प्रभावित होता है। अगर हार्मोन्स कम निकले इसमें से, तो इससे बॉडी का विकास प्रभावित होगा, यानी लंबाई नहीं बढ़ेगी। और हार्मोन्स जगाने के लिए, इसमें उत्तेजित करने का काम यही काम करता है। गले में थायराइड, हमारा गले के नीचे इस साइड में है थायराइड और पैराथाइड, यहाँ पर थायराइड पैराथाइड है, और हमारा जो पेनक्रियास है जस्ट नाभि के ऊपर हमारी पेनक्रियास है। T4 में अगर कहीं पर, अगर पैराथायराइड, थायराइड में, हाइपोथायराइड में आमतौर पे हमारा वेट बढ़ता है, और हाइपरथायराइड में हमारा वेट कम होता है। यानी हाइपरथायराइड में हार्मोन्स अधिक बनते हैं, हृदय की धड़कन बढ़ती है, दुबला पितला शरीर हो, टेम्परेचर भी अलग हो जाता है। यानी 2 महीने में हाइपरथायराइड होने पर 8 से 10 किलो अचानक वजन कम हो जाता है। इसमें ग्लूकोज बढ़ जाता है, कई बार घेंगा रोग भी इससे हो जाते हैं। जबकि हाइपोथायराइड में वेट आपका बढ़ जाएगा, और गले में जो है T4 बढ़ेगा, तो हाइपोथायराइड है, कैल्शियम कम बनेगा, हड्डियों की लंबाई जो है में असर पड़ेगा। इसमें 10-12 साल, ये जो इसमें ऐसा लगता है कि शरीर देख के, शक्ल देख के लगता है कि 10-12 साल बड़ा आदमी है, यानी लंबाई नहीं बढ़ती, आदमी आलसी हो जाता है, बाल गिरने लगते हैं और वजन बढ़ने लगता है। तो ये है आमतौर पे जो हमने जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था। तो हम एक बार और इसके बारे में, हम कुछ जो बचे हुए सिस्टम है उसके बारे में हम अगली बार आपको बताएंगे। और उसके बाद हम शुरू करेंगे, मेरिडियंस होते हैं यानी ऊर्जा पथ, यानी शरीर में ऊर्जा के पथ किस किस तरह जाते हैं, अगर हमने किस ऊर्जा पथ में कहां पर ट्रीटमेंट करने से कौन सा रोग ठीक होता है, ये हम एक के बाद बताएंगे। यानी अगले हफ्ते तो ये कंटिन्यू रहेगा, लास्ट
वाले जो सिस्टम है वो बताएंगे। उसके बाद वाले हफ्ते में हम आपको मेरिडियंस के बारे में बताएंगे, जिसमें हम डिटेल में रोगों के बारे में बात करेंगे, रोगों का निवारण कैसे करना है, ट्रीटमेंट कहाँ करना है, किस पॉइंट में कहाँ दबाने से कौन सा रोग ठीक होता है, ये एक एक करके हम मेरिडियंस के हिसाब से बताएंगे। मेरिडियंस ऊर्जा पथ हैं जिन पे ऊर्जा बहती है, जिस पे ट्रीटमेंट देने से, पॉइंट देने से रोगों में उपचार होता है, कई रोगों में फायदा होता है। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।